हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं ART 03 पेपर 1। ठीक है, तो पेपर 1 अपने पास देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो। क्वेश्चन नंबर 1, दो कर्व दिए हुए हैं, उनका अपने को क्या निकालना है, कॉमन टेंजेंट। तो कॉमन टेंजेंट निकालने का तरीका क्या है, अपने पास ये जो कर्व है और ये जो कर्व है, इसकी अपने को क्या निकालनी है, कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन। ठीक है, दोनों पैराबोलिक कर्व से, सही बात है। अब इस पॉइंट पे अपन जनरल पॉइंट इसका लिखना चाहें तो इसका जनरल पॉइंट क्या होगा, x1 कोमा, अपन x1 मान लेते हैं इस पॉइंट को, तो ये हो जाएगा x1 कोमा एफ ऑफ x1 हो जाएगा x1 स्क्वायर माइनस x1 प्लस 1, ये पॉइंट। और ये पॉइंट हो जाएगा x2 कोमा x2 स्क्वायर माइनस 3x2 प्लस 1। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो कॉमन टेंजेंट है। तो अपन बोलेंगे कि इस पॉइंट पे स्लोप और इस पॉइंट पे स्लोप दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे तरीका क्या है इसका, एफ डैश ऑफ x1 इज इक्वल टू होना चाहिए अपने पास जी डैश ऑफ x2 इज इक्वल टू होना चाहिए जी ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो एफ डैश x1 क्या आया, 2x1 माइनस 1, जी डैश x2 क्या आया, 2x2 माइनस 3 इज इक्वल टू जी ऑफ x2। जी ऑफ x2 का मतलब x2 स्क्वायर माइनस 3x2 प्लस 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस x1 स्क्वायर माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे सिंप्लीफाई किया तो देखो क्या आ रहा है, 2 इंटू x1 माइनस x2 इज इक्वल टू -2, तो x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 1, ये आ गया सोल्व होके, x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 1। अब अपने को क्या चाहिए, यहाँ पे इसमें रख देंगे इसको, तो जब सॉल्व करेंगे अपन दूसरी इक्वेशन, ये तो फर्स्ट इक्वेशन से एक रिलेशन ये आ गया, अब इन दोनों को सॉल्व कर दूँ, तो उसको सॉल्व करेंगे जब 2x2 माइनस 3 इज इक्वल टू x2 माइनस x1 इंटू x2 प्लस x1, x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर माइनस 3x2 प्लस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 1 रख देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो x1 की जगह अपन क्या रख सकते हैं, x1 कैन बी रिटर्न एज x2 माइनस 1, रख दो इस जगह, क्या हो जाएगा, x2 में एक लीनियर रिलेशन आ जाएगा, वहाँ से क्या आ जाएगा, x2 की वैल्यू आ जाएगी, देखो x2 की वैल्यू आ जाएगी अपने पास -1, और वहीं से x1 की वैल्यू आ जाएगी इस जगह रखने पे। तो इसको जब सोल्व करेंगे अपन x1 इज इक्वल टू रख देंगे क्या, x2 माइनस 1 रख देते हैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा अपने पास 2x2 माइनस 3 इज इक्वल टू x2 माइनस x1 अपने पास 1 है, x2 प्लस x1 में x2 प्लस x1 की जगह अपन ने क्या रख दिया, x2 माइनस 1 माइनस 3 इंटू x2 प्लस x1 की जगह रख दिया x2 माइनस 1। तो देखो अपने पास क्या मिल रहा है यहाँ पे, x2 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, x2 का कोफिशिएंट एक तरफ कर लेते हैं, 2x2 कैंसिल हो गया, -1 -2 इधर आएगा -1 इज इक्वल टू -3x2 प्लस x2, क्या आ जाएगा अपने पास, -2 टाइम्स x2, तो x2 की वैल्यू क्या आ रही है, 1/2। ठीक है, x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, 1/2, तो x2 इज इक्वल टू 1/2, वहाँ से अपने पास x1 भी क्या आ जाएगा, x1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/2। ठीक है, x1 x2 आ गया, अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देयर एग्जिस्ट ए जेड फॉर विच, इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, एंड इनइक्वलिटी दिस इज ऑल्सो सेटिस्फाइड। ठीक है, तो ये दोनों इनइक्वलिटी, दोनों रिलेशन को वो सेटिस्फाई करना चाहिए जेड, देयर शुड एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ जेड। ठीक है, तो अपन बात करते हैं यहाँ पे, दोनों का इंटरसेक्शन निकालने की कोशिश करते हैं फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ए। पहली बात तो ये जो है ना, ये ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3, ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव।
ये पॉजिटिव कब कब होगा, ए शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ठीक है ना, नॉन नेगेटिव। जेड माइनस रूट थ्री आयोटा का मॉड इज लेस देन ए स्क्वायर, मतलब इसका यदि अपन डायग्राम बनाए तो इसका डायग्राम क्या बनेगा कि 0, √3 पे एक सेंटर पे एक सर्किल है, उसके अंदर का पार्ट की अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। और ए जो है लिस्ट इंटीजर की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे अपने को पता है कि इसके आंसर जो भी होंगे वो होंगे 0, 1, 2, 3 इस टाइप के कुछ आंसर्स होने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन चेक कर लेते हैं कि 0 को चेक कर लेते हैं। ए इक्वल टू 0 लिया तो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, जेड माइनस रूट थ्री आयोटा इज लेस देन 0, पॉसिबल ही नहीं है, तो ए इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, ठीक है, इसको रिजेक्ट कर दिया। फिर ए इक्वल टू 1 की बात करते हैं। ए इक्वल टू 1 पे देखो क्या होगा, जेड माइनस रूट थ्री आयोटा का मोड इज लेस देन 1, ठीक है। तो 1 रेडियस का एक सर्किल बना लिया अपन ने, इसके अंदर अंदर होना चाहिए, जो भी पॉइंट है वो इसको अंदर होना चाहिए, तो वो इसको इस रिलेशन को वो सेटिस्फाई कर रहा होगा। एंड अनदर रिलेशन इज जेड माइनस रूट थ्री का मोड इज इक्वल टू, अब ए इज इक्वल टू 1 रखने पे ये 0 आ रहा है, इसका मतलब ये पॉइंट सर्किल हो गया। तो इस पॉइंट की यदि बात करें √3, 0 की, अब इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, राइट, कोई भी एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा जो दोनों में कॉमन है ना, ये पॉइंट अलग है, ये पॉइंट अलग है। इसका मतलब अपन क्या चाह रहे हैं कि एक ऐसा सर्किल बनाए जिसके अंदर कम से कम ये एक पॉइंट, इसका इस सर्किल का भी एक पॉइंट आ जाए, ठीक है। तो अब मैंने लिया ए इज इक्वल टू 2 तो ले ही नहीं सकते अपन, नेक्स्ट अपन लेते हैं ए इक्वल टू 3, है ना, ये फर्स्ट पॉइंट है ए इक्वल टू 3। अब ए इक्वल टू 3 लेने पे जेड माइनस रूट थ्री का मोड तो क्या आ रहा है, जेड माइनस रूट थ्री का मोड आ रहा है 0, तो ये तो पॉइंट सर्किल आएगा, ठीक है। और दूसरा अपने को क्या आने वाला है, इस सर्किल की रेडियस कितनी हो जाएगी, इस सर्किल की रेडियस हो जाएगी 3, और ये जो लेंथ है दैट इज √6, तो 3 तो कहीं बाहर ही होगा यहीं पे, तो दिस पॉइंट विल लाई इनसाइड दिस सर्किल। इसका मतलब ये एक पॉइंट ऐसा है √3, 0 विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन ऑल्सो, है ना, एंड दिस इक्वेशन ऑल्सो। मोड इज लेस देन, ठीक है, ये वाला एक पॉइंट ऐसा यहाँ पे मिल रहा है ना, एटलीस्ट 1 पॉइंट होना चाहिए। तो ये एक तरीके से एक्सट्रीम केस है, इसके आगे जब भी अपन जाने लगेंगे तो चीज़ें चेंज होगी। तो ये लिस्ट वैल्यू या लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू अपने पास आ गई। क्वेश्चन नंबर 3 स्ट्रेट फॉरवर्ड है, फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है, STP ऑफ ABC दिया हुआ है और अपने को इसके बारे में बताना है। तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला है अल्फा बीटा गामा का STP इज इक्वल टू होता है, इनका डिटरमिनेंट लिख दो 2, 1, -1। तो क्लासरूम में जो अपन डिस्कस करते हैं वही सेम चीज़ यहाँ पे पूछी हुई है 1, बिल्कुल प्योरली फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है। तो इनके कोफिशिएंट्स का डिटरमिनेंट निकाल के उसको STP ऑफ ABC से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो ये अपने पास आंसर। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम है अपने पास क्वेश्चन नंबर 5, देखो सीक्वेंस एंड सीरीज का प्रॉब्लम है अपने पास। देखो ये जो चीज़ें दिख रही है 2r - 1, 2r + 1, 2r + 3, 2r + 5, ये क्या है AP में है, ठीक है। तो वैसा कुछ अपने को सोचना पड़ेगा। और 1/समथिंग दिया हुआ है r = 1 to ∞। इसका मतलब ये है कि 2 पार्ट्स में ये ब्रेक होने वाला है सच दैट चीज़ें इन्फिनिटी तक कटती चली जाएगी, कुछ टर्म्स बचेगी इनिशियली, कुछ टर्म्स बचेगी लास्ट में, ठीक है। तो यही अपना थॉट प्रोसेस है। तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, √2r - 1, 2r + 3 नीचे से कॉमन लिया, तो नीचे क्या बच गया, √2r - 1, 2r + 5, 2r + 1, 2r + 3। इसको रेशनलाइज कर दिया, तो इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो नीचे डिफरेंस जो आएगा दैट विल बी 8, तो 8 से 8 कैंसिल हो गया और अपने पास क्या आ जाएगा, देखो TR जो आया, TR बड़ा सुंदर सा आ गया 2r + 1 अपॉन 2r - 1 माइनस √2r + 5 अपॉन 2r + 3, ये आ गया। अब इसको यदि अपन मैं फंक्शन ऑफ r बोलूं तो r की जगह
r+2 रखने पे ये मिल जा रहा है अपने को, बोलो, है ना। तो ये एफ ऑफ आर है, तो ये क्या है अपने पास, एफ ऑफ r+2 है, बोलो। ये एफ ऑफ आर है, तो ये क्या है, एफ ऑफ r+2, ठीक है। तो यही अपने को करना था यहाँ पे। इन दोनों पार्ट्स में ब्रेक हो गया, तो इसका सिग्मा यदि अपन करेंगे, सिग्मा फ्रॉम r इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, तो क्या आएगा, इसको मैं एफ ऑफ आर मान रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 3, फिर क्या आ जाएगा अपने पास, एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 5, फिर एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ, ये एफ ऑफ 4 आएगा, है ना। एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 5, 2 का गैप है। तो देखो अब ये चीज़ें कैंसिल होती चली गई, एफ ऑफ 3 से एफ ऑफ 3 गया, एफ ऑफ 4 से एफ ऑफ 4 गया, तो फर्स्ट 2 टर्म बची, तो लास्ट 2 टर्म बचेगी। तो एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 2 क्या मिल रहा है अपने को, यहाँ पे 1 रखने पे क्या आ रहा है, 3√3/1, और 2 रखने पे अपने को मिल रहा है √5/3, माइनस, अब n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे मुझे पता है ये r टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे किसको टेंड करेगा, 1 को टेंड करेगा, और यहाँ पे 2 टर्म बचने वाली है, -1, तो वहाँ से आ जाएगा अपने पास -2। सो दिस विल बी अवर आंसर। नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन नंबर 6। लेट f be a function which is continuous and differentiable for all x belongs to r, f of 2 is equal to -4, f dash x is greater than equal to 6 for all x belongs to 2 to 4, then इसके बारे में अपने को बोलना है। तो देखो यदि डिफरेंशिएशन में इनइक्वलिटी अपने को प्रेजेंट है, तो एक बार एलएमवीटी के बारे में सोचना चाहिए ना। डिफरेंशियल यदि इनइक्वलिटी की फॉर्म में गिवन हो, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एफ डैश एक्स इज लेस देन इक्वल टू सम 6 और 4, जो भी अपने को मतलब इनइक्वलिटी दी हुई है डिफरेंशियल की फॉर्म में, तो एक बार अपने को एलएमवीटी के बारे में सोचना चाहिए। तो यहाँ पे अपन एलएमवीटी के बारे में सोचते हैं, तो एलएमवीटी लगाई मैंने, क्या किया, अपने को क्या बताना है, एफ ऑफ 4 के बारे में बताना है। तो मैंने बोला एफ ऑफ 4 माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन 2 to 4 पे एलएमवीटी लगा दी, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू होगा एफ डैश सी, 4c बिलोंग्स टू 2 to 4 ना। कम से कम एक ऐसा सी एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए ऐसा हो रहा होगा। फिर मैंने क्या बोला, एफ डैश सी मुझे पता है कोई भी एफ डैश एक्स हो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है, इसका मतलब एफ डैश सी भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 6। इसका मतलब ये बोल सकते हैं अपन एफ ऑफ 4 माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन 2 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 6, दैट मीन्स एफ ऑफ 4 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ 2 प्लस 12। एफ ऑफ 2 कितना दिया हुआ अपने को, एफ ऑफ 2 इज -4 प्लस 12, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास 8, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, क्वेश्चन नंबर 7, a√1 माइनस ए स्क्वायर माइनस a√1 माइनस बी स्क्वायर, सॉरी b√1 माइनस ए स्क्वायर माइनस a√1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू साइन ऑफ b माइनस ए अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। वेर ए बी बिलोंग्स टू 0 to हाफ, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अभी अपने को देखते ही कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या करना है, बट यहाँ से ऑप्शन से अपने को देख रहा है कि दियर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 रूट ऑफ दिस इक्वेशन इन ए टू बी। तो एटलीस्ट 1 रूट की बात हो रही है, एग्जैक्टली 1 रियल रूट की बात हो रही है इस इक्वेशन की। तो एक बार अपन एलएमवीटी या रोल्स थ्योरम के बारे में सोचते हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन के बारे में यदि अपन देखें तो ये फंक्शन क्या है, इसको साइन इनवर्स एक्स को यदि मैं ए मान लूँ और साइन इनवर्स वाई को यदि मैं बी मान लूँ, तो अपने पास क्या है, ये अपने को दिया हुआ है बी, तो साइन वाई √1 माइनस ए स्क्वायर मतलब हो जाएगा कोस ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स इंटू कोस ऑफ वाई।
तो एक तरीके से अपने पास ये क्या है, साइन ऑफ वाई माइनस एक्स लिखा हुआ बच्चों, है ना, साइन ऑफ वाई माइनस एक्स। अब ए बी अपने को क्या दिया हुआ है, 1 0 से हाफ के बीच में, तो साइन ऑफ वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ अपने को, साइन ऑफ बी माइनस ए अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसमें अपन ने x ले लिया तो इसको मैं t ले लेता हूँ ना, ये t ले लेता हूँ। तो इस t के कितनी रूट्स हो सकते हैं ना, t के कितने रूट हो सकते हैं, इसी की बात कर रहे हैं अपने अपन यहाँ पे। और b यहाँ पे क्या है, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, कुछ एंगल है। ठीक है, तो इसके कितने रूट्स हो सकते हैं इसकी अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अपन ने बोला कि एक बार इसके ऊपर अपन एलएमवीटी लगाने की सोचते हैं ना, फंक्शन साइन इनवर्स एक्स पे ए और बी को लेते हुए एलएमवीटी लगाते हैं। ठीक है, तो अपने को क्या मिल रहा है, क्योंकि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, या इसको अपन ऐसे देखते हैं ना, साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई, तो अपने दिमाग में आ रहा है कि यार ऐसा कुछ सोचना चाहिए। उसके अलावा अपन क्या सोच सकते हैं इसके अंदर, देखो b√1 माइनस ए स्क्वायर, ये क्या लिखा हुआ अपने पास, साइन इनवर्स b√1 माइनस ए स्क्वायर माइनस a√1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन क्या है b माइनस ए इज इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे भी देख सकते थे इस क्वेश्चन को अपन। ठीक है, तो यहाँ से भी कुछ समझ में आ रहा है अपने को कि इसको अपन क्या लिख सकते हैं अब, साइन इनवर्स ऑफ b माइनस साइन इनवर्स ऑफ a अपॉन बी माइनस ए इज इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये टिपिकल फॉर्म है किसका, एलएमवीटी का फॉर्म है। ठीक है, तो फर्स्ट से अपने को क्लियरली आइडिया नहीं लग रहा है कि एलएमवीटी से कैसे जाएंगे, बट यहाँ से अपने को क्लियर कट आइडिया लग रहा है कि एलएमवीटी से अब अपन जा सकते हैं। ठीक है, साइन इनवर्स बी माइनस साइन इनवर्स ए अपॉन बी माइनस ए इज इक्वल टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर का अपने को रूट्स निकालना है। तो मैंने बोला साइन इनवर्स एक्स पे एलएमवीटी लगाते हैं, तो साइन इनवर्स एक्स पे एलएमवीटी लगाई इन द इंटरवल ए टू बी। ठीक है, तो साइन और ए टू बी मेरे को दिया हुआ है कि ए बी जो है 0 से हाफ के बीच में है, तो डायरेक्टली ये इसके बीच में डिवाइड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। साइन इनवर्स बी माइनस साइन इनवर्स ए ये इसके इक्वल आएगा इफ ए बी बिलोंग्स टू 0 to हाफ। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स पे एलएमवीटी लगाई तो हो जाएगा साइन इनवर्स बी माइनस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए इज इक्वल टू क्या होगा, एफ डैश सी। एफ डैश सी, तो एफ डैश सी हो जाएगा 1/√1 माइनस सी स्क्वायर फॉर सम सी बिलोंग्स टू ए टू बी। ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने क्या प्रूफ कर दिया कि किसी सी के लिए, सी बिलोंगिंग टू ए टू बी के लिए ये इक्वेशन हमेशा क्या होगी, सेटिस्फाई कर रही होगी। ठीक है, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू सी इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, x इज इक्वल टू सी इसका रूट होना चाहिए। तो देयर इज एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन इन ए टू बी। तो इट्स ए गुड प्रॉब्लम। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8, लेट एफ ऑफ एक्स बी ए डिफरेंशियल फंक्शन दिस विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, तो अपन ने बोला कि एच ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन कर देते हैं पहले। तो एच डैश एक्स क्या होगा, 1/3 इंटू 3f स्क्वायर एफ डैश प्लस 2f इंटू एफ डैश प्लस एफ डैश 1 इंटू एफ डैश को मैं क्या ले लेता हूँ बार। ठीक है, अब इसका यदि अपन देखें, इसका डी क्या आ रहा है, नेगेटिव, इसका मतलब ये हमेशा पॉजिटिव है। तो चीज़ें किस पे डिपेंड करेगी, एफ डैश पे। एफ डैश पॉजिटिव होगा तो ओवरऑल एच डैश भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इफ एफ इज इंक्रीजेस देन एच ऑफ एक्स इज ऑल्सो इंक्रीजेस। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, इक्वेशन ऑफ द कर्व टू विच द फैमिली ऑफ दिस लाइन आर टेंजेंट्स वेयर p प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू 0 एंड पी क्यू आर इज इक्वल टू 6। तो ये थोड़ा सा अपन बोल सकते हैं कि थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली जो अपन ने पढ़ा है उस पर डायरेक्टली नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अपन कैसे अटेम्प्ट करें, तो पहले तो अपन ने एक वेरिएबल में लेके आ गए इसको, 2x माइनस पी प्लस क्यू की जगह रख दिया माइनस आर, तो हो जाएगा आर वाई, और पी क्यू की जगह रख दिया 6/r, तो ये हो जाएगा 12/r इज इक्वल टू 0। तो r की टर्म्स में बन गया सब कुछ। तो r की टर्म में क्या बना, आर स्क्वायर वाई
आर स्क्वायर वाई माइनस प्लस 2rx प्लस 12 इज इक्वल टू 0, है ना? सही है बात। अब ये जो है ना, ये कर्व किसी कर्व का क्या है, हमेशा टेंजेंट है। तो देखो इसको सोचने का ये तरीका है, कोई भी कर्व हो सकता था, अपन ध्यान से देखें तो सारे कर्व क्या है, पैराबोलिक कर्व्स है। तो 2 डिग्री कर्व पे यदि ये फैमिली ऑफ कर्व टेंजेंट है, तो अपन मान लेते हैं कोई पॉइंट है एच कोमा के जिसके ऊपर टेंजेंट की इक्वेशन ये होनी चाहिए थी, और वो एच कोमा के पॉइंट इसको भी सेटिस्फाई करेगा, सही बात है। तो इसको सेटिस्फाई करवा देते हैं। तो जैसे मैंने सेटिस्फाई करवाया तो आर स्क्वायर, ये एच कोमा के पॉइंट कौन सा है, दैट पॉइंट विच लाइज ऑन द कर्व, तो आर स्क्वायर के प्लस 2r h प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो लिखा हुआ है किसी पॉइंट h कोमा के पे ये टेंजेंट की इक्वेशन है फॉर वैल्यू ऑफ सम वैल्यू ऑफ r, ठीक है। अब मैं ये बोलता हूं कि किसी पॉइंट h कोमा के पे यदि ये टेंजेंट है, 2 डिग्री कर्व की अपन बात कर रहे हैं, तो ये यदि टेंजेंट है, ठीक है, तो आर की कोई डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू नहीं होगी, आर की एक यूनिक वैल्यू होगी। किसी पॉइंट के लिए आर की एक ही वैल्यू मिलनी चाहिए, किसी एक पॉइंट पे आर की एक ही वैल्यू मिलनी चाहिए। फॉर ए गिवन पॉइंट देयर विल एग्जिस्ट ओनली वन पॉइंट ऑफ आर, तभी ये टेंजेंट हो पाएगी, है ना। किसी एक पॉइंट पे दो टेंजेंट थोड़ी हो सकती है, तो आर की अपने को अलग अलग वैल्यू मिल नहीं सकती। तो आर की एक यूनिक वैल्यू मिलनी चाहिए। तो आर की यूनिक वैल्यू कब मिलेगी, आर में ये क्वाड्रेटिक है, तो इसका डी इक्वल टू क्या कर दो, 0। डी इक्वल टू 0 करेंगे तो आ जाएगा 4 ऑफ एच स्क्वायर माइनस 4 इंटू 12k इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा एच स्क्वायर इज इक्वल टू 12k, और ये अपन बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12 ऑफ वाई, ठीक है ना। सो वन ऑप्शन इज करेक्ट। अब इसको समझने के लिए एक और एग्जांपल लेता हूं। जैसे तुमने ये देखा होगा कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, यदि अपने पास पैराबोला है, इसकी टेंजेंट की इक्वेशन होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, ठीक है, ये होती है। किसी को यदि डाउट है तो उसको मैं अपन एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे चीज़ें हो रही है। तो अपन ने बोला कि ये जो है ये m में इसको बना लेते हैं पहले। तो ये क्या बनेगा, एम स्क्वायर एक्स माइनस एम वाई प्लस ए इक्वल टू 0, ये m में क्वाड्रेटिक है। अब इसका तुम d इक्वल टू 0 करके देखो क्या बन रहा है। m में जो क्वाड्रेटिक है उसका d 0 कर रहे हैं, तो d क्यों, क्या d 0 करने पे क्या बन रहा है, वाई स्क्वायर माइनस 4a इंटू एक्स इक्वल टू 0। वो कर्व मिल गया अपने को वापिस। दिस इज वैलिड इवन फॉर सर्किल के केस में भी ऐसा होगा, और इलिप्स के केस में भी ऐसा हो रहा होगा, ठीक है। जो अपन लिखते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, उसको भी यदि अपन एक्स एम में क्वाड्रेटिक मानते हुए सॉल्व करते हैं और उसका डी 0 करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर मिल जाएगा अपने को, ठीक है। उसका लॉजिक यही है ना, यूनिक वैल्यू ऑफ आर एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। सो इट्स ए गुड कंसेप्ट। नेक्स्ट आते हैं अपने पास क्वेश्चन नंबर 10। क्या बोल रहा था, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व दिस एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 2। अब इस कर्व को यदि ध्यान से देखें अपन, तो इस कर्व में मोड ऑफ साइन एक्स प्लस मोड ऑफ कैस एक्स काफी पॉपुलर अपन बोल सकते हैं फंक्शन है। वाई इज इक्वल टू, इसका अपन ने रेंज वगैरह निकाला होगा बहुत बार तो रेंज वगैरह निकालते हैं इसकी। अपन ने क्या बोला, डिफरेंस इसका रेंज कैसे निकालते हैं, स्क्वायर करके। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस 2 टाइम्स मोड ऑफ साइन एक्स कोस एक्स का मोड। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन ऑफ 2x का मोड, ठीक है। अब ये जो फंक्शन है वो किससे किसके बीच में होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, है ना, 1 से बड़ा होगा, और लेस देन इक्वल टू क्या होगा, ये वाला फंक्शन। साइन 2x की मैक्सिमम वैल्यू 2 हो सकती है, तो 1 से 2 के बीच में आएगा हमेशा। अब 1 से 2 के बीच में यदि कोई फंक्शन है ना, 1 से 2 के बीच में कोई फंक्शन है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले रहे हैं अपन, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 1 आएगा, एक्सेप्ट व्हेन फंक्शन इज इक्वल टू 2।
और वो जब 2 होगा तो एक सिंगल पॉइंट है ना, वो सिंगल पॉइंट को अपन अलग से डील कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, वो एक सिंगल पॉइंट होगा। ठीक है, तो y इक्वल टू वाई स्क्वायर, अपने पास जो अभी मिला है ये मिला है वाई स्क्वायर, और अपने को निकालना क्या था y, तो y बिलोंग्स टू वॉट, y के बारे में अपन क्या बोल सकते हैं, y पॉजिटिव है, तो वाई स्क्वायर यदि 1 से 2 के बीच में है तो y बिलोंग्स टू वॉट 1 टू √2। तो अपना वो भी टेंशन खत्म हो गया कि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आने वाला है। अब इसका फॉर श्योर ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसका मतलब ये फंक्शन तो एक तरीके से ये तो ऐसे ही पागल बनाने के लिए लिख दिया, ये फंक्शन तो लिखा हुआ y इक्वल टू 1 ऑलवेज फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x। तो y इक्वल टू 1 और xy इज इक्वल टू 2 के बीच में अपने को क्या निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के यहाँ पे क्या निकालना है अपने को, बेसिकली टेंजेंट की इक्वेशन निकाल दो। टेंजेंट की इक्वेशन निकाल के ये क्या आ जाएगा अपने पास, थीटा। तो जो मेन काम था वो यही था। क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11। इफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व दिस possess लोकल मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू ए, x इज इक्वल टू ए पे इसका लोकल मैक्सिमा है, देन a इक्वल्स टू, तो y डैश करते हैं अपन, y डैश इज इक्वल टू क्या होगा, e की पावर x इंटू कोस एक्स प्लस e की पावर x इंटू माइनस ऑफ साइन एक्स। ठीक है, अब बोल क्या रहा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ दिस कर्व। यहां पे क्वेश्चन पढ़ना बहुत बारीकी से पढ़ना पड़ेगा अपने को। स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ दिस कर्व पजेज लोकल मैक्सिमा, मतलब इसका जो dy बाई डी एक्स है ना वो लोकल मैक्सिमा पजेज कर रहा है उस पॉइंट पे, नॉट दिस फंक्शन। क्या, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ दिस कर्व, मतलब फंक्शन जिसका अपने को मैक्सिमा मिनिमा की बात करनी है, दैट इज y डैश dy बाई डी एक्स। तो अपन ने बोला कि ये एज ए फंक्शन मानते हुए अपन इसका फिर y डबल डैश करते हैं, तो y डबल डैश अपने को क्या मिलने वाला है, -2 इंटू ई की पावर x इंटू साइन एक्स। ठीक है, अब इसके बारे में अपन क्या बोलेंगे कि इसका लोकल मैक्सिमा कब होगा, तो ये जो पॉइंट्स गिवन है भाई, लोकल मैक्सिमा जहाँ भी होगा वहाँ पे f' को 0 होना पड़ेगा, 0 पाई माइनस पाई तो दिया हुआ नहीं है, तो 0 पे चेक कर लेते हैं। 0 से जस्ट बड़े होने पे साइन एक्स पॉजिटिव और ये नेगेटिव नंबर है, तो माइनस इंटू पॉजिटिव नंबर, तो ये यहाँ नेगेटिव होगा यहाँ पॉजिटिव होगा, फिर यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, इंक्रीज करके डिक्रीज किया, इंक्रीज करके फिर डिक्रीज किया, यहाँ पे डिक्रीज करके इंक्रीज किया, तो यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमा होगा। x इज इक्वल टू 0 पे ये इसका क्या हो रहा होगा, मैक्सिमा। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, f ऑफ x इज इक्वल टू 5 माइनस, ये जो फंक्शन है वो अच्छा फंक्शन है, इसको देखो क्या है, -4 इंटू एक्स माइनस 2 की पावर 2/3। ये फंक्शन इस टाइप का अपने को दिया हुआ है। इस फंक्शन के बारे में अपने को निकालना है कि मैक्सिमा मिनिमा कहाँ पे है। ठीक है, तो y डैश किया मैंने, y डैश क्या आया, -4 इंटू 2/3 अपॉन x माइनस 2 की पावर 1/3। ठीक है, ये आ रहा है, मतलब y डैश अपने पास आ गया -8/3 1 अपॉन x माइनस 2 की पावर 1/3। ठीक है, अब x इज इक्वल टू 2 पे ये फंक्शन का y डैश एग्जिस्ट नहीं करता, तो y डैश एग्जिस्ट नहीं करता तो इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे मैक्सिमा मिनिमा होगा ही नहीं। डिफरेंशिएशन फंक्शन का एग्जिस्ट नहीं कर रहा, बट फंक्शन तो उस पॉइंट पे क्या है, कंटिन्यूअस तो है फंक्शन, कंटिन्यूटी में कोई इश्यू नहीं है, तो मतलब यहाँ पे शार्प कॉर्नर आ रहा होगा पक्का से, है ना, शार्प कॉर्नर बन रहा होगा वहां पे। अब शार्प कॉर्नर को देखते हैं कि शार्प कॉर्नर कैसे आ रहा है, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है तब फंक्शन क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल, तो हमेशा इसका मतलब समझो कि क्या है वहां पे, शार्प कॉर्नर। अब इसके ग्राफ के बारे में यदि सोचे अपन, वाई डैश के बारे में सोचो, वाई डैश 2+ पे देखो क्या है, वाई डैश 2 से जस्ट बड़ा, 2 से जस्ट बड़े पे ये पॉजिटिव, तो ओवरऑल क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ऐसे ही वाई डैश 2 माइनस देखें, 2 से जस्ट छोटे पे ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब इंक्रीज करके फिर डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज करके फिर डिक्रीज कर रहा है। तो x इज इक्वल टू 2 पे क्या किस टाइप का फंक्शन बन रहा होगा, x इज इक्वल टू 2 पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू है 5,
फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है 5। और ये देखो यहाँ से ऐसे कुछ जा रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा, और ये फिर डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को क्या दिख रहा है, मैक्सिमा। x इज इक्वल टू 2 पे क्या दिख रहा है, मैक्सिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। ये तो काफ़ी सिंपल सी प्रॉब्लम है। इसको मैंने क्या किया, जेड स्क्वायर प्लस 1 का मोड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस 1 का मोड। तो यहाँ से अपन इस जेड स्क्वायर को एक तरीके से कुछ जेड मान लेते हैं। तो इस जेड स्क्वायर की डिस्टेंस फ्रॉम 1 और डिस्टेंस फ्रॉम माइनस 1 क्या होनी चाहिए, इक्वल। तो अपन क्या बोल सकते हैं, ये क्या इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। जेड स्क्वायर मस्ट लाई ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ -1 एंड 1, तभी ऐसा पॉसिबल होगा। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कैसे होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन होती है रियल पार्ट ऑफ जेड या रियल पार्ट ऑफ एक्स, रियल पार्ट ऑफ जेड विच इज एक्स, इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। वाई कुछ भी हो सकता है। तो इसमें यहाँ पे अपन को किसकी बात करनी है, रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। तो रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर कितना हो जाएगा, जेड स्क्वायर को मान लेते हैं, जेड को एक्स प्लस आयोटा वाई। तो इसका रियल पार्ट क्या आएगा, इसके स्क्वायर का, वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू वाई और वाई इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई, दोनों पॉसिबल है। बट एक्स इक्वल टू 0 और नॉट इक्वल टू 0 पे अपन क्या बोल सकते हैं, अब अपन ने ये बोला कि यदि x 0 हो गया तो z ये डिफाइन ही नहीं हो पाएगा ना। रियल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू 0 हो गया, x इक्वल टू 0, क्या x इक्वल टू 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 1/z लिखा हुआ है, x 0 y 0 दोनों 0 हो गए तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे x 0 है तो y भी क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे ये इसकी डोमेन में नहीं आएगा, हेंस ये x 0 y 0 के लिए डिफाइन ही नहीं है। तो x इज नॉट इक्वल टू 0 यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। द लोकस ऑफ जेड विच मूव सच दैट 2 टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस। अब इसको ध्यान से देखें, ये क्या लिखा हुआ है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड माइनस जेड टू इज इक्वल टू है π/2। इसको ध्यान से देखो, ये सेमी सर्किल या पार्ट ऑफ सर्किल ही बनेगा। कैसे देखो, z1 एक लेता हूं मैं पॉइंट, सिंपल सा, ये है मान लो z1, ये है मान लो z2। तो z माइनस जेड वन फाइनल वेक्टर यहां पे क्या है, z में मान लो इधर लेता हूं फॉर द टाइमिंग। तो z माइनस जेड वन ये होगा और z माइनस जेड टू अपने पास क्या होगा, ये होगा। तो इसमें तो इनिशियल वेक्टर, नीचे वाला वेक्टर इनिशियल वेक्टर होता है और z माइनस जेड वन क्या होना चाहिए, फाइनल वेक्टर। तो यहाँ पे तो एंटी क्लॉकवाइज जाने पे उल्टा हो रहा है, तो ये इसके रोटेशन में नहीं आएगा। ठीक है, इसका मतलब z को क्या लेना पड़ेगा, अपने को नीचे लेना पड़ेगा। ठीक है, तो नीचे अपन ने लिया, तो अब देखो यहाँ पे इनिशियल वेक्टर इज z माइनस जेड टू, जेड माइनस जेड टू से z माइनस जेड वन पे जाएं तो कैसे जा रहे हैं अपन, एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ रहा है अपने को। तो इसका मतलब ये जो है रोटेशन सही है, z माइनस जेड टू अपॉन जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड माइनस जेड टू। तो इनिशियल वेक्टर से फाइनल वेक्टर ये होता है, इनिशियल वेक्टर ये होता है फाइनल वेक्टर। तो z माइनस जेड टू से अपन किस पे जा रहे हैं, z माइनस जेड वन पे। तो इसका मतलब सिर्फ नीचे वाला ही, ये सर्किल पॉसिबल है, ये एंगल 90 डिग्री है, कांस्टेंट है, ये नीचे वाला सर्किल ही अपने काम का बचेगा, ओनली दिस पार्ट। तो ये इसका लोकस है, देख लेंगे अपन। तो स्ट्रेट लाइन नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, सेमी सर्किल पासिंग थ्रू पॉइंट्स -3 माइनस आयोटा 1 -3 आयोटा। बेसिकली ये एंड पॉइंट्स इसमें इंक्लूड करने चाहिए कि नहीं चाहिए, नहीं करने चाहिए, ये अपने को देखना पड़ेगा। एंड पॉइंट्स अपने को इंक्लूड नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि
ये दोनों का यदि अपन स्लोप देखें, पॉइंट यदि z अपन ने यहाँ पे ले लिया, z1 पे यदि देखें तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस z1, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जीरो तो क्या हो गया, आर्ग्यूमेंट ऑफ जीरो तो जीरो है। तो z1 और z2 यहाँ पे क्या है, एक्सक्लूड करने पड़ते हैं अपने को, ठीक है, ये दोनों पॉइंट इंक्लूड नहीं है। तो पासेस थ्रू 1 माइनस 3 आयोटा और -3 माइनस आयोटा, तो ये तो बिल्कुल गलत ही हो गया। ए पार्ट ऑफ सर्किल विथ सेंटर एट दिस एंड रेडियस एट दिस, तो इसका सेंटर कैसे निकालेंगे, z सेंटर, इसका सेंटर होगा z1 प्लस z2/2 और रेडियस क्या हो जाएगी उस पॉइंट की, किसी एक पॉइंट से क्या निकाल लो, डिस्टेंस निकाल लो, तो वो क्या आ जाएगी अपने पास, ये आ जाएगी अपने पास रेडियस, ठीक है। तो यही काम अपन यहाँ पे कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द इमेज ऑफ द पॉइंट दिस ऑन दिस लाइन, इमेज का निकालने का तरीका क्या है। सबसे पहला काम, अपने पास ये लाइन और पॉइंट का सिचुएशन है, तो मैं क्या बोलता हूँ, एक जनरल पॉइंट लिखो, किस पे, इस लाइन पे। लाइन पे जनरल पॉइंट क्या होगा, इज इक्वल टू लेमडा मान लेंगे इसको, तो ये हो जाएगा लेमडा कोमा 2 लेमडा प्लस 1 कोमा 3 लेमडा प्लस 2, ये जनरल पॉइंट हो गया। इस जनरल पॉइंट से अपन क्या निकाल लेंगे, ये वाला वेक्टर या ये वाला वेक्टर कोई भी। अब ये इसके परपेंडिकुलर है ना, तो इसको मैं बी मान लेता हूँ, इसको मैं ए मान लेता हूँ। तो अपन बोलेंगे जो बी ए वेक्टर है दैट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, यहाँ से क्या मिल जाएगा आपने को, लेमडा की वैल्यू आ जाएगी। लेमडा की वैल्यू आ जाएगी मतलब बी पॉइंट आ गया। बी पॉइंट से अपन क्या मिरर इमेज तो निकाल ही सकते हैं, मिरर इमेज इसका मान लो ए डैश, तो अपन बोलेंगे कि ए प्लस ए डैश बाई 2 इज इक्वल टू क्या होगा, बी। स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16, क्या बोल रहे हैं अपन यहाँ पे, द लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस टू ऑन द प्लेन दिस। तो एक प्लेन में कोई सेगमेंट का क्या निकालना है अपने को, प्रोजेक्शन निकालना है, ठीक है। तो ये प्रोजेक्शन की बात अपन करने वाले हैं, ठीक है। तो अपने को एक तरीके से क्या निकालना है, ये एंगल मान लो। अब इसका एंगल प्लेन के साथ किस तरीके से अपन देखेंगे, तो मैं बोलता हूं कि अपने पास नॉर्मल वेक्टर तो पता है, तो नॉर्मल वेक्टर तो प्लेन के क्या हमेशा परपेंडिकुलर ही है। तो मैंने बोला कि इस नॉर्मल वेक्टर और इस लाइन के को एक प्लेन मानते हुए, उस प्लेन की मैं बात कर रहा हूं, उसमें ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल यदि थीटा है तो ये एंगल कितना होगा बच्चों, या ये थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा बोल सकते हैं। और ये थीटा अपन निकाल सकते हैं, इस ये वेक्टर अपने को पता है और ये वेक्टर अपने को पता है, नॉर्मल वेक्टर, दोनों के बीच में थीटा निकाला जा सकता है। तो अपन क्या बोलेंगे, प्रोजेक्शन विल बी व्हाट, ये पॉइंट मान लो ए है, ये पॉइंट बी है, तो प्रोजेक्शन होगा क्या, मोड ऑफ ए बी इंटू कोस ऑफ 90 माइनस थीटा। तो प्रोजेक्शन होगा क्या, मोड ऑफ ए बी साइन थीटा। मोड ऑफ ए बी दोनों पता है अपने को, ए बी पॉइंट पता है, तो मोड ऑफ ए बी निकल जाएगा। और साइन थीटा कैसे निकालेंगे, कोस थीटा निकाल सकते हैं अपन, कहाँ से, कोस थीटा इज इक्वल टू, देखो कोस थीटा इज इक्वल टू ये वेक्टर ए बी वेक्टर, ए बी डॉट एन कैप अपॉन, या ए बी डॉट एन वेक्टर अपॉन ए बी का मोड, एन का मोड, ये आ जाएगा कोस थीटा। यहाँ से अपन क्या निकाल लेंगे, देखो साइन थीटा आ जाएगा 4/√17, मोड ऑफ ए बी क्या है, √17, आंसर इज 4। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17, पी क्यू आर पी प्लस क्यू प्लस आर पी प्लस क्यू प्लस आर यूनिट वेक्टर्स, देन अपने को पी डॉट आर के बारे में बोलना है, पी क्रॉस आर के बारे में बोलना है, पी प्लस आर के बारे में बोलना है, मतलब पी और आर, क्यू को हटाना है अपने को, बेसिकली क्यू को हटाना है। तो पी प्लस क्यू प्लस आर यूनिट वेक्टर्स, ये दिया हुआ है अपने को, तो ये यूनिट वेक्टर अपने को दिए हुए हैं, ठीक है। तो इनका यूज कैसे करें,
p प्लस क्यू भी यूनिट वेक्टर है और q प्लस आर भी यूनिट वेक्टर है। तो पहले मैंने इसका यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 1 ले लेता हूँ, q प्लस आर का मोड इज इक्वल टू 1 ले लेता हूँ, दोनों तरफ स्क्वायर किया तो क्या आएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, है ना। तो वो हो जाएगा p, इसका स्क्वायर कर दिया अपन ने, इसका स्क्वायर किया तो आ जाएगा क्या, p डॉट p प्लस q डॉट q प्लस 2 टाइम्स p डॉट q इज इक्वल टू 1। p डॉट p इज 1 प्लस 1 प्लस 2 इंटू पी डॉट क्यू इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देखो ये आ जाएगा p डॉट q इज इक्वल टू -1/2। सिमिलरली इसी तरीके से q डॉट r भी क्या आ जाएगा, -1/2। अभी तक अपना काम सोल्व नहीं हुआ, अब यही सेम बात अपन इस पे लगा देते हैं, किस पे, p प्लस क्यू प्लस आर का मोड इज इक्वल टू 1, स्क्वायर करते हैं इसका। अपन जानते हैं क्या कि p प्लस क्यू का मोड 1 है, तो मैं इसको पूरे को एक के वेक्टर मानते हुए p प्लस क्यू का मोड का स्क्वायर प्लस आर का मोड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स p प्लस क्यू डॉट आर ये लगा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इसको एक वेक्टर मानते हुए। तो ये 1 है दिया हुआ है, दिस इज ऑल्सो 1 गिवन है, 2 टाइम्स p डॉट आर पता नहीं है अपने को, p डॉट आर क्या है पता नहीं है, प्लस 2 टाइम्स q डॉट आर इज -12 आ गया अपने पास, इज इक्वल टू 1। तो एक तरीके से ये 1 और ये -1 कैंसिल हो गया, ये 1 और 1 कैंसिल हो गया, तो p डॉट आर क्या निकल के आया बच्चों, 0। क्लियर है पॉइंट, p डॉट आर क्या निकल के आया, 0। तो p डॉट आर इक्वल टू 0। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 18, persons A B C D E are seated in a circular table, number of ways that they can be seated so that exactly 2 from A B C are adjacent is equal to, मतलब A B C में से एग्जैक्टली 2 बंदे साथ में बैठने चाहिए। तो मतलब अपन किसकी बात कर रहे हैं, जैसे ए बी मान लो साथ में बैठ गए, तो बाकी जो बचे मतलब सी, अब सी इसके अगल बगल में यहाँ नहीं आ सकता, तो डी ई मान लो यहाँ बैठा है, तो सी की पोजीशन फिक्स हो गई। अब तो मैं क्या बोलता हूँ, मैं इन तीनों में से कोई भी 2 बंदे उठा लेता हूँ, 3C2, 3 में से कोई 2 बंदे उठाए 3C2 तरीके से, ये इनको एक साथ बैठाना है, तो वहाँ पे ये एक साथ कितने तरीके से बैठ सकते हैं, 2 फैक्टोरियल तरीके से। जैसे मान लो ए बी आया तो ए बी भी बैठ सकता है और बी ए भी बैठ सकता है उस जगह पे, ठीक है। ये आपस में इस डब्बे का अरेंजमेंट 3C2 इंटू 2 फैक्टोरियल। अब ये एक तरीके से पैकेट है अपने पास, एक साथ बैठना है। अभी मैंने सी को हटा दिया लेट से, इसके हर एक केस में कैसा सिचुएशन हो रहा होगा, ए बी मान लो आ गया तो अब सी बच गया, तो सी को मुझे पता है कि सी इसके अगल बगल में नहीं बैठेगा, तो अपन ने बोला कि ये तीनों को पहले बिठा देते हैं। इन तीनों को बिठाया और उनके गैप में सी को बिठा देंगे, सी के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा लास्ट में, तो उन सी के पास पर बस यही एक ऑप्शन है कि इन दोनों के जाके बीच में बैठ जाए, राइट। तो ये कितना है, थ्री ऑब्जेक्ट्स है, 3 ऑब्जेक्ट्स को सर्कल में बिठाने का तरीका क्या होगा, 3 - 1 फैक्टोरियल दैट इज 2 फैक्टोरियल इनटू, अब सी को उस जगह पे बैठने का एक ही तरीका है। तो सारे केसेस आ गए। 3C2 में मैंने अभी ए बी मान के ये सोचा है, 3C2 में कभी ए बी आएगा, कभी बी सी आएगा, कभी ए सी आएगा, तो सारे केसेस आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19, 3 वेक्टर्स दिस आर लीनियरली डिपेंडेंट। लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ, इनका डिटर्मिनेंट फॉर श्योर क्या होना चाहिए, 0, एक ही प्लेन में होने चाहिए तीनों वेक्टर, तो इनको क्या बोलेंगे अपन, लीनियरली डिपेंडेंट, एक ही प्लेन में होने चाहिए, ठीक है। तो डेल्टा जो डिटर्मिनेंट बनने वाला है इनसे, इसको क्या कर देंगे, 0 कर देंगे और अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n सच दैट n फैक्टोरियल हैज एग्जैक्टली 20 zeros एट द एंड इज इक्वल टू। तो अपन ने बोला कि n फैक्टोरियल जो है ना, n फैक्टोरियल उसके एंड पे 20 जीरोज होने चाहिए, है ना, 20 बार ऐसे 0 लिखे हुए होने चाहिए।
और एग्जैक्टली 20 होने चाहिए, ठीक है। तो जीरो की काउंटिंग अपन कैसे करते हैं एन फैक्टोरियल में, अपन बोलेंगे कि जितने 5 है एन फैक्टोरियल में उतने ही जीरोज होंगे, क्योंकि 2 की तो कोई कमी नहीं है। यहाँ पे कंस्ट्रेंट क्या है, 5 कितना आ रहा है, 2 तो देखो 2 में आएगा, 4 में आएगा, तो नंबर ऑफ टूज एन फैक्टोरियल में जितने आएंगे वो हमेशा ज्यादा होंगे किससे, नंबर ऑफ 5 से। तो नंबर ऑफ टूज आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ 5, तो रेस्ट्रिक्ट कौन कर रहा है इसको, नंबर ऑफ 5। तो नंबर ऑफ 5 अपन काउंट करते हैं, यदि वो 20 है एग्जैक्टली, है ना, इफ नंबर ऑफ 5 आर 20 देन नंबर ऑफ जीरोज विल बी 20, ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो ये अपना फंडा है यहाँ पे। अब नंबर ऑफ जीरोज 20 एग्जैक्टली कैसे होंगे, ये अपन काउंट कैसे करेंगे, तो अपन 100 में चेक करते हैं, 100 में कितने होंगे। तो फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, 100/5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 100/5 स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ रहा है, देखो 25 प्लस 5 का हो जाएगा अपने पास 20 प्लस इसका क्या उतना हो जाएगा 4, तो 24 जीरोज आ रहे हैं 100 में। 100 फैक्टोरियल में कितने जीरोज आएंगे, 24, तो इसका मतलब नंबर इससे कुछ कम होगा। तो 90 में कितना होगा, 90/5, 90/5 कितना हो जाएगा अपने पास, जीरोज कितने होंगे, 90/5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 90/5 स्क्वायर, 18 प्लस 3 21 आ रहा है 19 में, 90 में 21 आ रहा है, तो इससे पीछे एक जस्ट क्या होगा 85। 85 पे यदि अपन जाएं तो 85/5 प्लस 85/5 स्क्वायर, एक कम करना, 85/5 स्क्वायर तो वही 3 आएगा, 85/5 कितना आएगा, ये आएगा अपने पास 17, ये आ रहे हैं एग्जैक्टली 20। तो अब 85 में 20 जीरोज होंगे, कहाँ तक 20 जीरोज आएंगे, बिफोर 90 जस्ट, तो 85 में 85 फैक्टोरियल में भी 20 जीरोज होंगे, 86 में भी 20 जीरोज होंगे, 87 में भी इतने ही होंगे, 88 89 90 में फिर कितने हो जाएंगे 21। तो टोटल नंबर एग्जैक्टली ऐसे कितने एन होंगे, 5 होंगे। क्वेश्चन नंबर 21, इफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर m इन द एक्सपेंशन ऑफ इज इक्वल टू k, देन k इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर m यहाँ पे दिया हुआ है नेचुरल नंबर है, ठीक है, m जो है अपने पास नेचुरल नंबर है, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। तो देखो इसको एक्सपेंशन कर देंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम है, 3r+1 इज इक्वल टू NCR 2x की पावर 9 माइनस r/2 r/3। इसको जब अपन ने सॉल्व किया तो अपने पास क्या मिल रहा है, x की पावर 27 माइनस 7r/6। अब अपन देखेंगे कि r की किस वैल्यू के लिए ये क्या है, इंटीजर आए, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो r इज इक्वल टू 0 पे 27/6 नहीं आएगा, r इज इक्वल टू 1 पे नहीं होगा 20/6, 2 पे भी नहीं होगा, 3 पे आ रहा है, तो r इज इक्वल टू 3 इसका आंसर हो गया। 3 पे इसका कोफिशिएंट निकाल देंगे अपन, r इज इक्वल टू 3 के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी कोफिशिएंट है यहाँ पे बन रहा है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 22, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/x की पावर 5 इज इक्वल टू, तो ये तो 4 टर्म है, तो अपन ने बोला कि कुछ यदि कॉमन आ रहा है तो पहले कॉमन ले लेते हैं, तो अपन ने पहले कॉमन लिया, अपने को निकालना है द टर्म विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो x की पावर 0 की टर्म कौन कौन सी है, तो 1/x ही इसमें क्रिएट कर रहा होगा इंडिपेंडेंस। तो सबसे पहले अपन क्या कर लेते हैं, एलसीएम लेके 1/x की पावर 5 को ले लेते हैं कॉमन, तो यहाँ पे आ जाएगा x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 की पावर 5, ये बन गया ये, दैट विल बी इक्वल टू, अब यहाँ पे मेरे को समझ में आ रहा है कि एक्स स्क्वायर अंदर कॉमन ले लिया, तो देखो चीज़ें क्या बन गई, x की पावर 5 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 की पावर 5।
तो मतलब बेसिकली अपने को ये खोजना है कि इसमें एक्स की पावर 5 का कोफिशिएंट है ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 5 इन दिस। अब इसमें एक्स की पावर 5 का कोफिशिएंट कैसे कैसे आएगा इसको अपने को देखना है। तो वह एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 5 और एक्स प्लस 1 की पावर 5 को अपन एक्सपेंड करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 5 को एक्सपेंड करते हैं, उसमें होगा 5c0 प्लस 5c1 एक्स स्क्वायर प्लस 5c2 एक्स की पावर 4, ये होगा। आगे अपने को मतलब ही नहीं है क्योंकि एक्स की पावर 6 आ जाएगा, इनटू ये भी होगा 5c0 प्लस 5c1 एक्स प्लस 5c2 एक्स स्क्वायर टिल कहाँ तक 5c5 एक्स की पावर 5। ठीक है, अब इन दोनों के प्रोडक्ट में अपने को चाहिए एक्स की पावर 5 का कोफिशिएंट, तो 5c0 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, 5c5 मल्टीप्लाई हो रहा होगा, प्लस 5c1 के साथ स्क्वायर है तो इधर क्या चाहिए क्यूब, 5c1 इंटू 5c3 प्लस एक्स की पावर 4 है तो उधर क्या चाहिए 5c1 5c2 इंटू 5c1। तो ये अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 23। सिग्मा इसका क्या क्या आ रहा है, ए एन स्क्वायर प्लस एन, है ना, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन टाइप का इसका कुछ सिग्मा आ रहा है प्लस सी। मान लो ऐसा कुछ सिग्मा आता है तो तुम्हारे को याद आ रहा होगा, यदि सिग्मा यदि क्वाड्रेटिक आ रहा है या एस एन किसी का क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ रहा है तो वो जो सीक्वेंस होती है दैट सीक्वेंस विल बी बेसिकली ए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये ध्यान रखना चाहिए अपने को, वो सीक्वेंस क्या होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी। ठीक है, यदि ये नहीं समझ में आ रहा है तो अपन इसका एस एन से पहले टी एन निकालो, तो एस एन माइनस वन करेंगे तो जब टी एन निकलेगा तो टी एन अपना इसमें आएगा लीनियर। टी एन लीनियर आते ही अपने को ये समझ में आना चाहिए कि यार टी एन लीनियर कब आएगा, व्हेन सीक्वेंस इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। वहां से तो अपने को पता लग जाएगा, तो अपने को ये पता लग गया कि सीक्वेंस क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, और वही इसका कि ये सीक्वेंस एक बार अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पता लग गया उसके बाद तो कुछ नहीं है ना, उसके बाद तो S1 निकालो S2 निकालो। तो S1 क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट टर्म हो जाएगा, और S2 क्या होगा, S2 हो जाएगा अपने पास T1 प्लस T2। तो यहाँ से अपने को क्या मिल जाएगा, S2 माइनस S1 करने से T2 मिल जाएगा। ठीक है, और T2 माइनस T1 करने से क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस। तो यही अपन ने काम किया है, T1 निकाल लिया, S2 ने से T2 निकाल लिया, T2 से फिर अपन ने फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाल लिया, AP का सम है। क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट है देखो क्वेश्चन नंबर 24। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एंड SR इज इक्वल टू दिस, देन दिस सिग्मा इज इक्वल टू। ठीक है, तो यदि इस सिग्मा को अपन ध्यान से देखें, SR को, SR क्या है अपने पास, R अपॉन अल्फा की पावर R प्लस R अपॉन बीटा की पावर R, इसका सिग्मा है। इसका क्या करना है अपने को, सिग्मा करना है। ये अपने पास क्या है, SR है, और इसका क्या करना है अपने को, सिग्मा। तो देखो सिग्मा यदि ध्यान से देखें तो सिग्मा ये क्या AP को जीपी बन रही है ना, 1 अपॉन एल्फा की पावर 1 प्लस 2 अपॉन एल्फा की पावर 2 प्लस 3 अपॉन एल्फा की पावर 3 टिल n अपॉन एल्फा की पावर n। इसका सिग्मा क्या करना है अपने को, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी निकालना है अपने को, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी तो निकालना है इसका, सही है बात। n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे समेशन करना है इसका, तो अपन ने ये समझ में आ गया अपने को कि ये जो है ये इन्फिनिटी तक जा रहा है ऐसे, इसका अपने को समेशन निकालना है। तो इसको मैं ले लेता हूँ SN, जो AP को जीपी का जैसे सम निकालना है वैसे ही निकालेंगे, 1/अल्फा से डिवाइड कर देंगे और एक टर्म आगे बढ़ा के माइनस कर देंगे, तो ये होगा 1 अपॉन एल्फा का स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एल्फा का क्यूब, ऐसे 3 अपॉन एल्फा की पावर 4 टिल इन्फिनिटी तक माइनस किया, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1/अल्फा प्लस 1 अपॉन एल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एल्फा क्यूब
टिल इन्फिनिटी इज इक्वल टू एस एन इंटू 1 - 1/α। ये क्या मिल रहा है अपने को? अब ये जीपी आ गई, इनफाइनाइट जीपी, तो इसका समेशन क्या होगा? a/(1 - 1/α) इज इक्वल टू क्या होगा? एस एन इंटू 1 - 1/α। तो अपने पास क्या आ गया देखो, 1/α, अल्फा -1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपने पास एस एन क्या आ गया बच्चों? α/α-1 का होल स्क्वायर। सिर्फ अल्फा वाले का पार्ट, लिमिट ये क्या कैलकुलेट हो रही है? α/α-1 का होल स्क्वायर। तो जो अपने को निकालना था वो सिग्मा एस एन है ना, सिग्मा एन इज इक्वल टू 1 to ∞ एस एन, ये क्या आ जाएगा? एक तो आ जाएगा α/α-1 का होल स्क्वायर, फिर बीटा के साथ भी वही सिचुएशन होगी, β/β-1 का होल स्क्वायर। अब बहुत आराम से अपन इसको कर सकते हैं सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट से, ठीक है, बहुत आराम से बन जाएगा ये आ जाएगा अपने पास α/1 - α का स्क्वायर 1 - बीटा का स्क्वायर। अल्फा और बीटा की वैल्यूज़ यहाँ से अब अपन अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट से इनकी वैल्यूज़ अपन रख सकते हैं बहुत आराम से। नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर 25। देन फाइंड दिस 1/a 1/b 1/c आर इन AP। ये AP में है, तो ABC किस में हो गए? HP में हो गए। तो अपन ये बोल सकते हैं कि 1/c - 1/b इज इक्वल टू क्या होगा? 1/b - 1/a। ये निकालना है अपने को c - b/b - a। तो देखो ये क्या है, b - c/cb इज इक्वल टू a - b/ab। b से b कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ रहा है अपने पास? b - c/a - b इज इक्वल टू c/a। b - c/a - b, तो दो ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा c - b/b - a इज इक्वल टू c/a। तो आंसर क्या आ रहा है? c/a। स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम थी, सॉल्व हो गई, है ना। तो ये अपना पेपर था। पेपर के शुरू के कुछ प्रॉब्लम्स थी वो थोड़ी सी टफ थी, है ना, वो थोड़ी सी रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। बाकी जो लास्ट में पेपर बहुत ही सिंपल होता चला गया। तो आई होप चीज़ें समझ में आई होगी। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।